हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम के स्टेप्स पढ़ लिए हैं कि जब भी हम किसी भी सिंगली रेनफोर्स बीम को डिज़ाइन करेंगे, इसके ऊपर इतना लोड लग रहा है, इसकी इतनी लेंथ रखनी है, तो इसकी हम डिज़ाइन कैसे करेंगे ताकि वो लोड कैरी कर पाए। मतलब हमें इतने लोड के लिए हमें बीम की विड्थ कितनी रखनी है, बीम की डेप्थ कितनी रखनी है और उसके अंदर कितने स्टील बार्स प्रोवाइड करवाने हैं और उसके अंदर स्पेसिंग क्या रखनी है, ये सब चीज़ें हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आज हमारे पास में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे कि यहां पर हमारे पास में एक बीम है, क्लियर, एक बीम है जिसकी क्लियर स्पान LC 5.1 मीटर है, ठीक है, 5.1 इज क्लियर स्पान। और ये जो हमारे पास में बीम है, ये बीम दो सपोर्ट्स पे टिकी हुई है। ये हमारी बियरिंग्स है, ठीक है, एक बियरिंग है, वन बियरिंग ये जिसकी विड्थ कितनी हमारे पास में 150 mm और ये हमारे पास में है अगेन वन बियरिंग, तो ये हमारे पास में बियरिंग की कितनी होगी विड्थ 150 mm, ठीक है। अब हमें बीम, इस क्वेश्चन के अंदर बीम की क्लियर स्पान दे रखी है LC विच इज 5.1 मीटर, वन बियरिंग की लेंथ हमें दे रखी है 150 mm, हमने इसको चेंज कर लिया 0.15 मीटर हो गया हमारे पास में। इस बीम के ऊपर कितना डेड लोड लग रहा है वो है 19 किलोन्यूटन पर मीटर और इस बीम में कितना लाइव लोड होगा वो है 11 किलोन्यूटन पर मीटर। हमें इसी लोड को देखते हुए, इतनी लेंथ को देखते हुए हमें इसकी डिजाइन करनी है कि इसकी हम विड्थ कितनी रखेंगे और इसकी डेप्थ कितनी रखेंगे, इसके अंदर कितना स्टील बार्स प्रोवाइड करवाना है, कितना नंबर्स ऑफ बार हमें इसमें प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान देना है कि इस बीम को बनाने के लिए, आपको इस बीम को कास्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 काम में लेना है, M15 आपको यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट काम में लेना है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे आफ्टर 28 डेज इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी M15 की 100% विच इज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास में है Fe 415 जो कि क्या है ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 415। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी विच इज डिनोटेड बाय Fy, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 415 की, ये हो जाएगी Fy 415 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस के अंदर हमें डेटा दे रखा था, इन्हीं डेटा को देखते हुए हमें इस बीम की जो है वो डिजाइन करनी है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या किया था स्टूडेंट्स, स्टेप्स लिखवा दिए थे, जो स्टेप मैंने आपको लिखवाए थे वही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, क्लियर। तो हम वो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप था डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, वो क्या था, सबसे पहले था हमारा लोड कैलकुलेशन कि बीम के ऊपर जितने भी लोड्स आ रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड, बीम का खुद का भार, मतलब सेल्फ वेट ऑफ द बीम, हमें ये सब क्या करना है, यहाँ पर इनको कंक्लूड करना है, सभी को एक साथ में कंसीडर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन में क्या क्या लोड दिए हुए हैं वो देख लो। सबसे पहले हमें डेड लोड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेड लोड ले लेते हैं, DL लिखते हैं इसको, कितना है 19 किलोन्यूटन पर मीटर। और क्या दिया हुआ है हमें, यहां पर लाइव लोड दे रखा है, चलता फिरता भार, ठीक है, ये लाइव लोड को कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 11 किलोन्यूटन पर मीटर। और हमें यहां पे दो लोड दे रखे हैं, लेकिन बीम जो है RCC की बनी होगी, तो हमें यहां पर बीम का खुद का भार भी यहां पे लेना होगा जब हम डिजाइन करेंगे तो, ठीक है। तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम वो भी हम यहां पे कंसीडर करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम। अब मैंने आपको सेल्फ वेट निकालने की दो चीजें बता दी थी। एक तो हमारा फॉर्मूला था 25B इंटू कैपिटल D, लेकिन यहाँ पे हमें अभी तक B भी नहीं पता है, मतलब बीम की विड्थ भी नहीं पता है, और यहाँ पे ना ही हमें बीम की ओवरऑल डेप्थ पता है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे काम नहीं आने वाला। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं 4 या फिर 5 किलोन्यूटन पर मीटर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अज्यूम करेंगे 4 किलोमीटर पर मीटर, जो इसका सेल्फ वेट है हम यहां पे अज्यूम कर लेंगे, क्लियर। तो हमने सेल्फ वेट अज्यूम कर लिया 4 किलोन्यूटन पर मीटर।
तो अब वहां पे हमारे पास में आगे 3 लोड्स आ गए, इसके अलावा अभी हमारे पास में कोई नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं बोला गया इसके ऊपर टाइल फ्लोरिंग करनी है या फिर ब्रिक फ्लोरिंग करनी है या सोइल फ्लोरिंग करनी है, ये भी नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते। तो अब हम इन 3 लोड्स के अकॉर्डिंग बीम की डिजाइन करेंगे। कितना लोड आ रहा है तो हमें इसकी विड्थ और डेप्थ क्या रखनी है और इसमें कितना सरिया लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टोटल लोड निकाल लेंगे, टोटल वर्किंग लोड जो कितना है वो निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल लोड हो जाएगा, इसको हम नोट करेंगे स्मॉल w से। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस 11, कितना हो गया हमारे पास में 30 प्लस 4, कितना हो गया 34 किलोमीटर पर मीटर। ये तो हमारे पास में एक्चुअल में जो वर्किंग लोड हमारा है, कितना काम कर रहा है, उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको इस लोड को डिजाइन लोड में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम इसको 1.5 मीटर से 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके हमें यहां से ये जो टोटल लोड है वो मिल जाएगा हमें डिजाइन लोड। तो हम फाइंड करेंगे डिजाइन लोड। डिजाइन लोड को यूज करेंगे WD से, which can be calculated by this formula, simplest formula 1.5 into total load। टोटल लोड हमारे पास में कितना 34 किलोमीटर, एंड WD इज इक्वल टू 1.5 इंटू W की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 34 किलोमीटर। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है 1.5 इंटू 34। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई वैल्यू टोटल डिजाइन लोड की 51 किलोमीटर पर मीटर। दिस इज द डिजाइन लोड ऑन द बीम। क्लियर, तो हमें इस लोड के लिए, अब हमें इस लोड के लिए जो है वो हमें यहां पर बीम की डिजाइन करनी है। क्लियर, अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, स्टेप नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट, एंड स्टेप नंबर सेकंड इज इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन। इफेक्टिव लेंथ calculation. Effective length is denoted by small le. स्मॉल le हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या क्या है मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था वो बताया था क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। लेकिन यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव डेप्थ क्वेश्चन में हमें कहीं मेंशन नहीं कर रखी, कहीं दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कंसिडर नहीं करेंगे। और इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू एक फॉर्मूला और लिखा था LC प्लस TW, है ना। TW यहां पे क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल है। तो हमने क्वेश्चन में कहीं भी थिकनेस ऑफ द वॉल नहीं दिखा, मेंशन तक नहीं रखा, कहीं भी नहीं दे रखा हमें थिकनेस ऑफ द वॉल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पे बियरिंग की वैल्यू दे रखी है। जो बीम कि सपोर्ट पे टिकी हुई है वो हमारा बियरिंग होता है, तो वो बियरिंग की वजह हमें दे रखी है। 2 बियरिंग्स है लेफ्ट एंड राइट में, हम किसी एक बियरिंग को प्लस कर लेंगे क्लियर स्पान के अंदर, तो हमें वहां पे इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, LE इज इक्वल टू LC प्लस TW। और एक फॉर्मूला मैंने आपको और लिखवाया था इफेक्टिव लेंथ निकालने का, वो था क्लियर स्पान प्लस 1 बियरिंग, क्लियर स्पान प्लस 1 बियरिंग। देन L इज इक्वल टू LC क्या है, क्लियर स्पान, और क्लियर स्पान की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां पे दे रखी है 5.1 मीटर, 5.1 मीटर प्लस हमारे पास में क्या है 1 बियरिंग। तो 1 बियरिंग की वैल्यू हमारे पास में है, ये दे रखी है 150 mm, चेंज करेंगे मीटर में तो हमारे पास में हो जाएगा ये 0.15 मीटर। क्लियर, तो प्लस 0.15 मीटर। LE की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 5.25 मीटर। ये हमने क्या किया, इफेक्टिव लेंथ निकाली। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दे रखी होती और TW की वैल्यू दे रखी होती तो हमारे पास में यहाँ पर 3 LE आते। ठीक है, निकालना तीनों से ही है, दोनों से है, एक से, लेकिन आपको फिर बाद में कंपेयर करके देखना है कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होती है। तो विच एवर लेस वैल्यू जो हमारे पास में होती है हमें उसी को कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में अब सेकंड स्टेप खत्म हो चुका है, विच इज LE हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास में आई है 5.25 मीटर। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट
कैलकुलेशन, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। मैंने आपको वहां पे दो फॉर्मूला लिखा रखे थे डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को हम एमयू भी लिख सकते हैं और एमडी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पे अब लिखेंगे एमयू। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बोलो तो क्या, अल्टीमेट मोमेंट बोलो तो क्या, एक ही चीज है यहाँ पर। देन बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा WD इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। एक तो मैंने आपको ये लिखा रखा था और अभी क्वेश्चन के अंदर यही यूज आने वाला है, क्योंकि बीम के ऊपर लोड लग रहा है, एज ए यूनिट काम करेगा। इसकी यूनिट देखिए आप, क्या है यहाँ पर, किलोमीटर पर मीटर है। लाइव लोड की भी यूनिट कितनी है, किलोमीटर पर मीटर है। और सेल्फ वेट जो बीम का है उसकी भी यूनिट कितनी है, किलोमीटर पर मीटर है। एज ए ये जो हमारा लोड है ये एक यूनिट की तरह एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है अगर किसी सिंगल सपोर्टेड बीम के ऊपर, ये हमारे सिंगल सपोर्टेड बीम ही है, ठीक है, किसी सिंगल सपोर्टेड बीम के ऊपर एंटायर स्पान पे अगर यूडीएल लग रहा होता है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL²/8। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ लिया था। तो यहाँ पे W हमारे पास में क्या है, WD है डिजाइन लोड, L क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। ये हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों चीजें यहाँ पहले हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमें यहाँ से डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला और लिखवा रखा था आपको, वो था MU डायरेक्टली कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज 1.5 इंटू मूवमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तब आपको काम लेना है जब क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको मूवमेंट दे दे। मूवमेंट क्या है, अल्टीमेट मूवमेंट, मतलब कोलैप्सिंग मूवमेंट कुछ ऐसा लिख रखा हो, मूवमेंट आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे दे। और जब मूवमेंट दे रखा होगा आपको तो वहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर लोड वगैरह नहीं दे रखे होंगे और लेंथ भी नहीं दे रखी होगी, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मूवमेंट दे दे। अब इस क्वेश्चन में मूवमेंट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट दे रखा हो, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अल्टीमेट मूवमेंट इज इक्वल टू WD की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 51 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू LE कितनी है हमारे पास में 5.25 मीटर 5.25 मीटर। इसका करेंगे स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 8, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। MU 51 इंटू 5.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में अल्टीमेट मूवमेंट आ चुका है, वो है 175.71 किलोमीटर इंटू मीटर। ये हमारी इसकी यूनिट होगी, ठीक है। ये हमारे पास में आया अल्टीमेट मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को आपको क्या करना है, चेंज करना है यूनिट को। अभी यूनिट हमारी चल रही है किलो न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम चेंज करेंगे न्यूटन इंटू mm में, क्योंकि आगे जो भी हमें बीम की डेप्थ चाहिए, ओवरऑल डेप्थ चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, हमें वहां पर जो स्टील बार प्रोवाइड करवाना है वो भी mm में होगा। तो अब हमें यहाँ पर सारे डायमेंशंस चेंज करनी। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक जो यूनिट चलेगी वो मीटर में चलेगी और लोड की किलोमीटर में चलेगी। आफ्टर द थर्ड स्टेप 4, 5, 6 इसके अंदर सारी लोड जो है वो आ जाएंगे न्यूटन में एंड mm में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे MU को। यहां तक हमने कर लिया, लेकिन यहां पर जो यूनिट है वो किलोमीटर इंटू मीटर है, इसको हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 175.71 किलो होता है 10⁻³ इंटू न्यूटन इंटू मीटर चल रहा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, तो 1000 mm को मिल सकते हैं 10⁻³ mm। देन MU इज इक्वल टू 175.71। देखिए यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे भी 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 और आगे हमारे पास में यूनिट न्यूटन इंटू mm। अब फाइनल हमारे पास में जो अल्टीमेट मूवमेंट आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आया है न्यूटन इंटू
mm है, विच इज 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हमें यही आगे अल्टीमेट मूवमेंट काम में लेना है। क्लियर? अब मैं इसको रख कर देता हूं, हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा, यहां लिखना है। दिस इज स्टेप नंबर 3। क्लियर? स्टेप नंबर 4, हमें स्टेप नंबर 4 के अंदर बीम की इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप का लिखा दिया, तो उसके अंदर मैंने फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, तो 4th स्टेप होता है इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन का। इफेक्टिव डेप्थ को हम लिखेंगे स्मॉल डी से, और जब हमारे पास में इफेक्टिव डेप्थ आ गई तो हम उसको इफेक्टिव कवर से प्लस करके हमारे पास में ओवरऑल डेप्थ जो बीम की है वो भी मिल जाएगी। और हमें पता है कि इफेक्टिव डेप्थ जो होती है हमारी, वो विड्थ की जो है वो ट्विस्ट होती है। ठीक है, या फिर हम यही भी कह सकते हैं कि जो हमारी बीम की विड्थ होती है, ठीक है, वो इफेक्टिव डेप्थ की हाफ होती है। ठीक है, तो हमें वहां से बीम की विड्थ भी मिल जाएगी। मैंने आपको ये फॉर्मूला स्टेप के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। अब हम क्या करना है, इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है अल्टीमेट मूवमेंट इज इक्वल टू एमयू लिमिट का आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है। और एमयू लिमिट का फॉर्मूला कोड बुक पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G 1.1 सी पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको आपको बैलेंस सेक्शन मान के चलना होता है। ठीक है, मतलब जितने सरियों की जरूरत है आप उतने सरिये प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू एक्स यू मैक्स अपॉन डी के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, और एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बताइए, जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील काम में ले रहे हैं Fe415, तो Fe415 के अकॉर्डिंग हमारी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो होगी 0.48। पेज नंबर 70 पे आप देखें इंडेक्स बनी हुई है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे। एमयू लिमिट का फॉर्मूला हमारा होता है 0.36 FCK एक्स यू मैक्स अपॉन डी BD स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अल्टीमेट मूवमेंट की वैल्यू पता है, जो हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर अभी निकाली है, ये वैल्यू पुट कर देता है। ये वैल्यू हमारे पास में है 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.36 FCK की वैल्यू हमारे पास में है 15 Nm स्क्वायर इंटू एक्स मैक्स अपॉन डी की वैल्यू है 0.48 B। तो मैंने आपको यहाँ पे B का फॉर्मूला बता दिया था कि B हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारी बीम की विड्थ होती है वो इफेक्टिव डेप्थ की अप्रोक्सीमेट हाफ होती है। तो हम यहाँ पे D की जगह लिख सकते हैं D/2 और इनटू में यहाँ पे चल रहा है D स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको D क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी, और एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू में पता है जो कि हमारी कितनी है 0.48। तो अब हमारे पास में देखिए इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर ओनली इफेक्टिव डेप्थ ही अननोन है, बाकी सब नोन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एज इट इज 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करता हूँ विदाउट डी क्यूब, 0.36 इंटू 15 इंटू 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 1.0347 इंटू में क्या चल रहा है डी क्यूब। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.0347। ठीक है,
और d इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.0347। ठीक है, अब इसका अगर क्यू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो अब हमारे पास में जो डी की वैल्यू आई है, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आई है, वो आई है 553.77 mm। ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है, विच इज नियरली अप्रोक्सीमेट अबाउट 555 mm। तो ये हमारे पास में जो है वो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जब इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आ गई और हमें पता है कि बीम की जो विड्थ होती है वो इफेक्टिव डेप्थ की हाफ होती है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अब यहां से इस फॉर्मूला से बीम की विड्थ भी निकाल सकते हैं, विच इज कैलकुलेटेड बाय d/2। डी हमारे पास में आ गया 555 mm डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 277.5 mm। और 277.5 mm को हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 280 mm। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 555 mm, जो हमारी बीम की विड्थ है वो अब होगी 280 mm। ठीक है, तो हमने डिजाइन कर ली अप्रोक्स, हमारे पास में इफेक्टिव डेप्थ आ गई और विड्थ भी आ गई। अब हम यहाँ पे बीम की ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास में बीम की इफेक्टिव डेप्थ आ गई 555 mm। ठीक है, और बीम की विड्थ आ गई हमारे पास में 280 mm। और अगर हमें बीम की ओवरऑल डेप्थ निकालनी है विच इज कैपिटल डी, तो हम कैसे निकालें? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू हमें पता है, स्मॉल डी की 555 mm प्लस इफेक्टिव डेप्थ नहीं पता है, क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी कहीं पर, तो मैंने बताया था अगर नहीं पता है तो आपको वहां पर डायरेक्टली 35 mm को आप वहां पे अज्यूम कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 35 mm ले लेते हैं। तो अब हमारे पास में बीम की ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी 555 प्लस 35। ये होगी हमारे पास में ओवरऑल डेप्थ बीम की 590 mm। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बीम की इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर ली, बीम की विड्थ फाइंड कर ली और बीम की ओवरऑल डेप्थ फाइंड कर ली। मतलब इतने लोड को सहन करने के लिए, इतने डेड लोड को, इतने लाइव लोड को और इतने सेल्फ वेट को सहन करने के लिए बीम की साइज आपको ये रखनी पड़ेगी, ये इफेक्टिव डेप्थ और ये ओवरऑल डेप्थ और ये इसकी विड्थ रखनी पड़ेगी। अब ये तो हमने डायमेंशंस पता कर ली, लेकिन इस बीम के अंदर कितना सरिया प्रोवाइड करवाना है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप वही है, और उसको हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि जो हमने इस फॉर्मूला से रिक्वायर्ड स्टील निकाला है, क्या ये स्टील अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मतलब एएसटी मिनिमम और एएसटी मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई कर रहा है दैट्स मीन डिजाइन इज ओके, अगर लाई नहीं कर रहा है डिजाइन विल नॉट बी ओके। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 5, वो रहेगा रिक्वायर्ड स्टील, कितना हमें यहां पर स्टील प्रोवाइड करवाना है बीम के अंदर। स्टेप नंबर 5,
एरिया ऑफ टेंशन रेइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रेइंफोर्समेंट, जिसे हम यूनिट करेंगे AST से। ठीक है, AST हमारा क्या है, एरिया ऑफ टेंशन रेइंफोर्समेंट, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन, क्योंकि हम सिंगली रेइंफोर्स बीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम टेंसाइल जोन के अंदर स्टील बार प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो मैं उसका एरिया निकालना कितना एरिया होगा। तो ये एरिया निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलास लिखा रखे हैं। कैसे, एक फॉर्मूला हमारे पास में था MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस 0.42 एक्यू मैक्स अपॉन डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखा रखा है। एक फॉर्मूला मैंने आपको और लिखवाया था विच इज 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन FC के BD। आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है वो फॉर्मूला, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी दोनों फॉर्मूला से अप्रोक्सीमेट इक्वली आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, कम टाइम वाला कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम लगता है वो आप घर बैठ के आप क्वेश्चन उसको कर लेना कि उससे AST कितना आता है। उसमें क्या होता है ना, उसको सोल्व करेंगे तो वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करके फिर हमें वैल्यू वहाँ पे फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उससे करेंगे तो भी वैल्यू इस फॉर्मूले वाली सेम आएगी, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा, तो अभी हम ये कर रहे हैं और वो भी आपको करके बता देना है। तो वैल्यू शूट करते हैं यहाँ पर। MU की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी अभी, वो हमारे पास में आई थी ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू आई थी, ये पुट कर देता है 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.87 FY की वैल्यू पुट करते हैं। FY की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है, क्या हमें गेरोड स्टील काम में लेना, वो हमारे पास में 415 Nm², 415 हमें यहाँ पर गेरोड स्टील काम में लेना। AST की वैल्यू में फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड कितना है, तो हमें AST की जगह अभी AST लिखना है। D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स अभी लास्ट स्टेप के अंदर। ये इफेक्टिव डेप्थ 555 mm। वन माइनस 0.42 इंटू एक्स मैक्स अपॉन डी विच इज 0.48। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ओनली AST पता नहीं, तो यहाँ से हमें AST मिल जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। 175.71 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 0.87 इंटू 415 इंटू 555 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। तो हमारे पास में अब जो AST आया है कि इतना लोड लग रहा है, तो हमें यहाँ पे टोटल जो सरिया लगाना है उसका टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, वो AST जो आया है ये हमारे पास में आया 1098.28 mm²। ये हमारा रिक्वायर्ड स्टील है। इतने स्टील मंगवाने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है कि इस लोड को झेलने के लिए हमें इतना स्टील प्रोवाइड करवाना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। लेकिन कम ये है कि हमारा कोडल प्रोविजन ये कहता है कि आपको इस AST मिनिमम कितना करवाना है और AST मैक्सिमम कितना करवाना है, वो क्रॉस से कम कर लेते हैं, और AST मिनिमम और AST मैक्सिमम के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा AST मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको। तो AST मिनिमम का फॉर्मूला होता है 0.85 B इंटू इफेक्टिव डेप्थ अपॉन ग्रेड ऑफ द स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.85 इंटू B हमारे पास में क्या है, वेट ऑफ द बीम कितनी आई हमारे पास में 280 mm इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कितनी है हमारे पास में 555 mm डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कितना दे देगा क्वेश्चन में हमें 415। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है AST मिनिमम की। 0.85 इंटू 280 इंटू 0.85 इंटू 280 इंटू 555 डिवाइडेड बाय
415। ये हमारे पास में AST मिनिमम 318.29 mm², ये हमारा है AST मिनिमम, ठीक है। और AST मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एंटायर एरिया जो बीम का है B इंटू डी का 4% ओनली 4% हम प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का भी है, गेट का भी है कि हमें किसी सिंगली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करना है तो उसके अंदर हम AST मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टोटल क्रॉस सेक्शन का ओनली 4%, ठीक है। बाकी आपको 96% में स्टील प्रोवाइड नहीं करवाना, ओनली 4% के अंदर ही आपको वहाँ पे स्टील बार प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो कितना होता है 4%, 0.04 इंटू एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, B इंटू कैपिटल D, ठीक है। तो 0.04 इंटू D की वैल्यू हमारे पास में है 280 mm इंटू कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास में 590 mm। तो इसको सॉल्व करते हैं तो AST मैक्सिमम की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। 0.04 इंटू 280 इंटू 590, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है 6608, 6608 mm²। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना करवा सकते हो और मिनिमम टू मिनिमम आप इतना करवा सकते हो। मतलब जो हमने रिक्वायर्ड स्टील, हमारा जो रिक्वायर्ड स्टील है वो AST मिनिमम और AST मैक्सिमम के बीच में आना चाहिए, और हमारा यही आ रहा है। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड स्टील कितना है, हमें कितनी आवश्यकता पड़ रही है लगाने की, वो पड़ रही है 1098.28 mm², विच इज वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। AST मिनिमम और AST मैक्सिमम के बीच में, ये हमारा 318 है, ये हमारा है 6608, तो वो हमारे दोनों के बीच में, इसका मतलब हमने डिजाइन एकदम सही करी है, ठीक है। तो AST मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6608 mm²। इससे ज़्यादा एग्जिट नहीं करना चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और इन दोनों के बीच में आ रहा है, देन डिजाइन इज ओके। लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीम का डायग्राम बना देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कितने स्टील बार्स प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन दी AST कि हमने रिक्वायर्ड AST कितना फाइंड किया, कितना आया हमारे पास में। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपका इतना AST आता है, इतने से इतना आता है, इतने से इतना आता है, तो वहाँ पे आपको जो हमें सरिया लगाना है वो इतने डाया का लगाना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो हमें रेनफोर्समेंट बार लगा, स्टील बार्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका आपको डाया क्या लेना है। तो वो डाया आप देखना एक बार, अगर हमारा 1000 ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे डाया लेते हैं 20 mm का, हमें वहाँ पे सरिया लगाना होता है 20 mm व्यास का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस बीम के अंदर 20 mm डाया का सरिया प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने नंबर्स ऑफ बार, कितने सरियों की संख्या हमें इस बीम के अंदर ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ द बीम हमें प्रोवाइड करवानी है, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ बार्स। नंबर्स ऑफ बार नोटेड बाय स्मॉल n, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, ये था हमारे पास में AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। और एरिया ऑफ 1 बार कितना होता है, किसी भी एक बार का एरिया π/4 इंटू 5², और यहां पर हम 5 लेने वाले हैं 20 mm। देख लें आप, मैंने बताया था कि इतना एरिया आता है तो हमें वहां पर 5 की वैल्यू क्या लेनी है, तो इतना एरिया आ रहा है हमारे 1000 ज्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लेंगे 20 mm। देन नंबर्स ऑफ बार इज इक्वल टू AST की वैल्यू हमारे पास में आई है 1098.28, 1098.28 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 5 की वैल्यू हमने ली 20 mm, ठीक है। देन n इज इक्वल टू, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 1098.28 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20²। ये वैल्यू हमारे पास में आई है 3.50, ठीक है। 3.50 मतलब हमें यहां पर अप्रोक्सीमेट 4 सरिये प्रोवाइड करवाना है, 4 नंबर्स ऑफ बार्स यहां पे हमें प्रोवाइड करवानी है इस बीम के अंदर, ठीक है। इससे कम मत जाना आप, ठीक है। तो 3 पॉइंट में कुछ आएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 पॉइंट में कुछ चाहिए, मतलब 5 करवाना है, कम मत करना, एक ज्यादा ही करना, थोड़ा ज्यादा करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना देंगे लास्ट में। तो हमें बीम के अंदर इतने लोड को कैरी करने के लिए हमें इस बीम के अंदर 4 सरिये लगाने हैं टेंसाइल जोन के अंदर।
अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम एक डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं लास्ट स्टेप में। ये बीम की विड्थ है, कितनी है हमारे पास, बीम की विड्थ कितनी आई, 280 mm आई थी, यहां पे लिखा था मैंने 280 mm, ठीक है। और हमें यहां पे बीम के अंदर कितने सरिये प्रोवाइड करवाने हैं, वो करवाने हैं 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 सरिये आ गए, इतना लोड लग रहा था, हमें यहां पे 4 सरिये प्रोवाइड करवाने, हमें 4 सरिया लगा देंगे। कहां पे, टेंसाइल जोन में। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये अपर वाला पार्ट कंप्रेशन हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट टेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो सिंगली रेनफोर्स बीम है एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करती है ना। तो ये हमारा ये जो कंप्रेशन जोन हो जाएगा टेंसाइल जोन, और टेंसाइल जोन के हमें स्टील बार प्रोवाइड करवाना है, जो कि कितने नंबर से बार है, 4, और 4 कितने का व्यास का है, 20 mm व्यास का, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, तो हमने यहां पे 4 सरिये प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि 20 mm डाया गया, ठीक है। और सरियों के हाफ से, जो हमारा सरिया है ये, इन सरियों के हाफ से लेके जो हमारा टॉप मोस्ट फाइबर है, आउटर मोस्ट फाइबर है, यहां तक की डेप्थ क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी हमारे पास में आई थी, इफेक्टिव डेप्थ जो हमारे पास में आई थी 555 mm, ठीक है। और सरियों की हाफ से हमारा जो बॉटम फाइबर है, आउटर मोस्ट बॉटम फाइबर, ये हमारे पास में क्या होती है, डिस्टेंस, ये होती है इफेक्टिव कवर, जो कि हमें अज्यूम किया है हमने यहां पर 35 mm, ठीक है। देन तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी यहां पर, दिस इज ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी, डी प्लस डी डैश, कैपिटल डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू हमारे पास 590 mm, ठीक है। और इस बीम के अंदर हमने 4 सरिये प्रोवाइड करवाए हैं, 4 नंबर्स ऑफ बार एट द रेट 20 mm 5, 20 mm 5। ये हमने यहां पर इस बीम की डिजाइन कर ली है, जो हमें लोड दे रखे थे, इस लोड को सहन करने के लिए हमें इसके अंदर 4 सरिये प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, इसकी विड्थ ये रखनी पड़ेगी, इसकी डेप्थ ये रखनी पड़ेगी, कितना नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करवाना है, कितना बार का सरिया का व्यास लेना है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। और एएसटी मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए, एएसटी मिनिमम कितना होना चाहिए, जो एएसटी रिक्वायर्ड है, एएसटी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आना चाहिए, और हमारा बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब डिजाइन इज ओके, डिजाइन इज ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड। सो इस तरीके से हम बीम की डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर डायरेक्टली आपको बीम का अल्टीमेट मूवमेंट दे रखा होगा, या फिर ओनली मूवमेंट दे रखा होगा, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करनी है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट दे रखे होते हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्टली थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना होता है, हमेशा आपको वहां पे थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मूवमेंट नहीं दे रखे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, जो हमारा सबसे पहला क्या होता है, लोड कैलकुलेशन, फिर सभी को प्लस करना है, डेड लोड, लाइव लोड, टाइल फ्लोरिंग या फिर ब्रिक फ्लोरिंग, सोइल फ्लोरिंग, सबको प्लस करके हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा, वो होता है वर्किंग लोड। देन उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 से, तो तब हमारे पास आता है डिजाइन लोड। वो डिजाइन लोड हमें काम में लेना होता है जब हम उसका मूवमेंट निकालते हैं तब। सेकंड स्टेप हमारा होता है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन का, वो हम 3 तरीके से फाइंड करते हैं, एलसी प्लस डी, स्मॉल डी, एलसी प्लस 1 बियरिंग, या फिर एलसी प्लस TW विच इज थिकनेस ऑफ द वॉल। जो भी वैल्यू दे रखी है पुट करनी है, और तीनों से जो भी कम आती है वैल्यू विच एवर लेस, वो हमें यहाँ पे अडॉप्ट करनी होती है, वो हमें वहां पर लेनी होती है। और थर्ड स्टेप हमारा होता है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल टू WD, L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। जो हमने WD फर्स्ट स्टेप फाइंड कर लिया,
एल ही है, सेकंड स्टेप फाइंड कर लिया, उसका स्कोर करके डिवाइड बाई 8 करके हमारे पास में बीम का अल्टीमेट मूवमेंट मिल जाएगा। अल्टीमेट मूवमेंट, डिजाइन मूवमेंट, फैक्टर्ड मूवमेंट या फिर मूवमेंट ऑफ कॉलप्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट दे रखा होगा तो डायरेक्ट आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लो, आगे कर लो। 4 स्टेप के अंदर फाइंड करते हैं कि हमें बीम की डेप्थ कितनी रखनी है, तो वो होता है 4th स्टेप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन। जब इफेक्टिव डेप्थ आ गई तो बी भी आ जाएगी, है ना, बी आ गई तो डी आ गई तो हमारे पास में ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी डी प्लस डी डेप्थ से, ठीक है। ये हम फाइंड करें, डायमेंशन हमारे पास में आ गई बीम की। फिर हमें क्या करना होता है कि इतना लोड लग रहा है, ठीक है, इतनी डेप्थ है बीम की, इतनी बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टील बार्स कितने प्रोवाइड करवाने हैं, एएसटी कितना प्रोवाइड करवाना है, इनका एरिया फाइंड करना होता है। एरिया के बाद में हमें यहाँ पर इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड करवाएंगे बीम के अंदर, और इन बार का डाया कितना लेना है, ठीक है। और फिर बाद में आपको सबसे लास्ट के अंदर जब हमारे पास डाया आ गया सरिया का, कितना सरिया प्रोवाइड करवाना है ना, नंबर्स ऑफ बार, उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बनाना इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर और कुछ आप ज़्यादा करना चाहो तो इन सरियों के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, स्पेसिंग ऑफ द बार्स, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, वो आप कर लेना, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। लेकिन इतना बहुत है, ठीक है, एग्जाम में टाइम मिले आपको तो वो अभी आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मूवमेंट ही दे रखा हो तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, और आगे इसी तरह से जुड़े रहें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।